हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप घर पर हैं और बिल्कुल मस्त और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया है एंड हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया। उसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था और वो एक लेक्चर के अंदर हम लोग ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसका चार्ज क्या है, और हमने कुछ कैथोड रेस के बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज हमें एक नए टॉपिक की तरफ जाना है और यहां पर हम लोग शुरू करेंगे कि प्रोटॉन्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने ये पढ़ा था, हमने ये स्टडी की थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उनके चार्जेस क्या रहते हैं और वो कैसे नेगेटिव चार्ज का हुआ। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डिटेल्स पूरे कंप्लीट किए थे। ये लेक्चर के अंदर यानी कि आज हम लोग प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। प्रोटॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोटॉन को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम ई गोल्डस्टेन था। प्रोटॉन को जिन्होंने डिस्कवर किया था ना, वो साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टेन। ओके, और प्रोटॉन के जो रेज रहते हैं, अब जरा ध्यान से देखना, बेसिकली हम लोग को कैसे पता चला क्या होता है। तो देखो, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए। अब वो जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें यहाँ पर एक जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं बच्चों? कैथोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कहाँ कनेक्टेड रहता है? नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन ये जो है यहाँ पर कैथोड की पे जो प्लेट है वो एक परफोरेटेड प्लेट है। परफोरेटेड यानी कि होल्स वाला। ठीक है, और एनोड जो है बच्चों, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, पे अटेंशन हियर, कि डिस्चार्ज ट्यूब जो रहता है यहाँ पर, हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है बच्चों, ठीक है, उसमें हमें एक बात गौर करनी है कि वहां पर गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए। तो गैस का प्रेशर एकदम लो, यानी कि 10⁻⁻1 mm जितना होना चाहिए। इतना कम प्रेशर उसमें होना चाहिए। और एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो कैथोड है वो कैसा रहेगा? परफोरेटेड रहेगा। परफोरेटेड का मतलब होता है कि भाई होल्स वाला, ताकि उसके थ्रू कोई भी पार्टिकल निकल पाए। इसलिए हम इसको कैसा लेते हैं? तो हम इसको परफोरेटेड यानी कि होल्स वाला लेते हैं, दैट इज पोरस लेते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया ये कैथोड के ऊपर, तो कुछ पार्टिकल्स वहां से निकले। अब आपको वो तो याद ही था कि भाई यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुए, और इलेक्ट्रॉन्स के खुद का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, जो हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बच्चों क्या होता है? इस पे टकराएगा। जैसे वो इस पे टकराएगा, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू होगा बच्चों। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू होगा। यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है या फिर एटम है उसका आयोनाइजेशन शुरू होगा। अब वहां से अगर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल निकलेंगे तो रहेगा क्या? पॉजिटिव। यानी कि उनके खुद का चार्ज क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर उनके खुद का चार्ज रह जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उनमें से निकल गए हैं। तो अब उनमें क्या बच जाएंगे? तो उनमें फिर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव आयंस ही रह जाएंगे। आप समझे बच्चों? क्या आपको समझ में आया ये? है ना? अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो वापस जब सामने जाकर टकराने लगे थे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे जो पूरे पॉजिटिव चार्ज वाले थे, वो क्या हुए, वो इस तरफ इस नेगेटिव टर्मिनल पे जाने लगे। कहाँ अट्रैक्ट होने लगे? इन नेगेटिव टर्मिनल पे के ऊपर अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन हमें पता कैसे चला कि भाई ये जो पार्टिकल है वो पहुंचे हैं वहां पर? तो इसके पीछे क्या किया गया, तो एक फ्लोरोसेंट की स्क्रीन रख दी गई। क्या किया गया? यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट की स्क्रीन रख दी गई। ठीक है, और उसमें जैसे कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, हिट हुआ, तो ऑब्वियस हमने पढ़ा था कि भाई फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर कोई भी पार्टिकल जब हिट होता है या फिर स्ट्राइक होता है तो वो ब्राइट स्पॉट बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? ब्राइट स्पॉट। तो इस तरह से हमें जानने मिला कि यहाँ पर क्या हुआ, कैथोड रेस बना। और ये जो कैथोड रेस होते हैं, सॉरी कैनाल रेस बना। अब देखो, कैथोड रेस तो यूं जा रहा है तो कैनाल रेस यूं जाएगा। आप समझेंगे नहीं? यस। तो यहाँ पर एनोड से जो निकलने वाला रे है
जो एनोड से निकलने वाले रेज है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग कैनाल रेज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कैनाल रेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैनाल रेज बोलते हैं बच्चों। समझ में आया आपको? दैट इज कॉल्ड कैनाल रेज। और यहाँ पर ये जो रेज जा रहे होंगे ना वो कैसे रहेंगे? वो कलर्ड रेज रहेंगे। वो ऑलवेज कैसे रहेंगे? कलर्ड रेज रहेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आया क्या नहीं? चलो एक बार वापस मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में, पहले हम लोग आगे अब जाते हैं। अब देखो ये जो यहाँ पर एनोड रेज है, अब याद रखना कि एनोड रेज जो रहते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले रहते हैं। वो प्रोटॉन्स होते हैं ऐसा फिक्स नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस रहेगी, यानी कि जब भी नेगेटिव चार्ज का एब्सेंस रहेगा तो ऑब्वियस है वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव का एब्सेंस रहेगा तो अंदर क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी वो हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या रहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ, अब एनोड रेज को कैनाल रेज भी बोल सकते हैं। एनोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। दे आर मेड अप ऑफ, पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। कैसे रहेंगे? चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, यानी कि या तो पॉजिटिव रहेंगे या तो नेगेटिव रहेंगे। फिर वो तो हमें पता चल गया कि वो कैसे रहते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल रहते हैं। ये उसका प्रॉपर्टी नंबर 1 हुआ। फिर व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2 बच्चों? व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी नंबर 2? तो वो जो ओरिजिन है वो किससे बना है? तो गैस से बना है। ओरिजिन क्या है उसका? तो गैसियस आयन है। क्या है उसका ओरिजिन? गैसियस आयन। यानी कि क्या होता है इसका मतलब कि हमारे पास जो कैनाल रेज है, जिसको हम लोग एनोड रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो गैसियस आयंस के बने हुए हैं। ऑब्वियस है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास ट्यूब है उसके अंदर हमने गैस भरा हुआ है और वहां पर प्रेशर कैसा है? तो बहुत ही लो प्रेशर रिया है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन बने कब बने? जब इलेक्ट्रॉन सामने टकराए तो उनमें से कटक कटक करके इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वहां पर एब्सेंस हो रही थी तो ऑब्वियस है वहां पर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो ये किन में से बने हैं? तो ये गैस के मॉलिक्यूल में से बने हैं, इसलिए हमने उसको क्या बोला? हमने उसको बोल दिया गैसियस ओरिजिन। ये किस में से आया? इट इज फ्रॉम द गैसियस ओरिजिन। अब इनमें समझने वाली बात ये बनती है कि यू क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इस वे में कैनाल रेज जा रहा है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जितने भी दिख रहे हैं वो ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो मैंने ऑब्वियस है कि डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है ना? यस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। चलो अब हम आगे जाएंगे, है ना? नाउ तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी है, द थर्ड प्रॉपर्टी, वो है दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैसियस टिकट। ठीक है, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आगे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि इन द कैथोड रे ट्यूब कि आप मेटल को बदल दो और आप गैस को बदलो, नो प्रॉब्लम, कि व्हाट विल हैपन? निकलने वाले जो पार्टिकल होंगे वो तो इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। यानी कि वहां पर जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द मेटल एंड दे आर नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द गैस फिल्ड इन इट। दे आर ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स। आप कोई भी गैस ले लो, आप गैस को बदलो, आपने मान लो कि पहले हाइड्रोजन गैस को भरा है तो भी उसमें से क्या मिलेगा? आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यानी कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन के ही बने रहेंगे। अगर आपने मेटल को बदल लिया, कभी कब बदल लिया, लाइक कभी आपने आयरन ले लिया या फिर आपने कॉपर ले लिया, तो भी क्या रहेगा? उनमें से निकलने वाले जो पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स। बट हियर देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा अलग, ये जो हमारे पास एनोड रेज है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाल रेज, व्हाट आर दे? दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस थिंग। वो किस पे डिपेंड रहते हैं? दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस फील्ड। अंदर जो गैस भरा है उसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। ठीक है, नंबर 4 के अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि खास करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलत समझते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो यानी कि कैनाल रेज मतलब कैथोड रेज या फिर कैनाल रेज जिसको हम बोलते हैं, दे आर सी। अब जरा ध्यान देना कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैथोड रेज एंड कैनाल रेज सेम है। बेसिकली कैथोड रे अलग है एंड कैनाल रेज अलग है। ठीक है, कैथोड रेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बने रहते हैं, बट कैनाल रेज जो होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन से बने हुए नहीं है। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज के आयन है, याद रखना। जैसे कैनाल रेज इलेक्ट्रॉन से बने हैं,
क्योंकि और वो नेगेटिव है। वैसे जो हमारे पास कैनाल रेज है वो प्रोटॉन से बने हुए नहीं है, वो पॉजिटिव आयन से बने हुए हैं। और वो पॉजिटिव आयंस कौन से? गैस के आयंस है ना। तो ये हमें नोट करना है। चलो मैं यहाँ पर नोट लगाता हूँ। आई एम पुटिंग हियर वन नोट कि कैनाल रेज आर नॉट मेड अप ऑफ किससे नहीं बने हुए? नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन से बने हुए नहीं है। दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, है ना। वो क्या है? तो गैस में से बने हुए पॉजिटिव आयंस हैं। फिर नंबर 4 पॉइंट क्या है इसका? चार्ज रेशियो प्रिपेयर्ड अपॉन नेचर ऑफ गैस। हाँ, अब देखो चार्ज बाय मास रेशियो जो है इसका चार्ज बाय मास रेशियो जो है दे डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड है? ये भी डिपेंड होंगे टाइप ऑफ गैस, कौन सा गैस भरा हुआ है उस पे ये वैल्यू डिपेंड रहेगा। ठीक है। अब याद रखना कि भाई कहां पर कौन से कैनाल रेस का चार्ज बाय मास रेशियो हाई रहेगा, तो उसी का हाईएस्ट रहेगा जिसका आपके पास जिस गैस लाइटेस्ट गैस है, लाइक हाइड्रोजन जो है बहुत लाइट गैस है। ठीक है। किस पे? लाइटेस्ट गैस का जो है, लाइटेस्ट गैस जो है उसका चार्ज बाय मास रेशियो कैसा हो जाएगा? हाई रह जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि चार्ज हाई है, मास लो है, तो ये रेशियो की वैल्यू हाई हो जाएगी। लॉजिकली को रहा है ना आपको, चार्ज हाई है बट मास लो है, तभी तो ये बन सकता है वैल्यू हाई इस पूरे रेशियो का। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई मास ही हाई है तो आपको पूरा रेशियो कैसा मिलेगा? डाउन मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी हाई रहता है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो हमें लो मिलती है, और डिनोमिनेटर अगर लो रहेगा तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो हमें हाई मिलेगी। यानी कि लाइटेस्ट गैस जो होगा, ठीक है, उसका चार्ज बाय मास रेशियो हाई होगा। तो सबसे दुनिया का लाइटेस्ट गैस कौन सा? आप खुद से सोचिए, विच इज द लाइटेस्ट गैस ऑफ द वर्ल्ड? तो वो है, दैट इज हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। अब आपको ये भी लॉजिक होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन ही लाइटेस्ट गैस क्यों हुआ? व्हाई हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस? यहाँ पर लॉजिक की बात है, हाइड्रोजन क्यों लाइटेस्ट गैस है? अब देखो मास क्या होता है, तो मास यानी कि हम लोग अगर एटॉमिक मास के बारे में देखें तो जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो कम रहेंगे, उसका क्या होगा? लाइट होगा ना मास। हाइड्रोजन का ऑब्वियस है कि भाई एटॉमिक मास भी लो रहता है और वो कैसा रहेगा? वहां पर लाइटेस्ट गैस में आता है। समझे कि नहीं? अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसका मास मिनिमम होने का रीजन भी क्या है। हम लोग एक डायग्राम, छोटू सा डायग्राम लेकर समझते हैं। ठीक है। कि मान लो कि भाई इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये ट्यूब ले ली है और यहाँ पर इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस साइड उसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब नेगेटिव टर्मिनल क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। पॉजिटिव टर्मिनल क्या बनेगा? एनोड बनेगा। अब यहाँ पर मान लो कि भाई आपने हाइड्रोजन गैस को भरा हुआ है और सेंटर में क्या है यहाँ पर? तो वो प्रोटॉन है ना, यानी कि न्यूक्लियस। अब ठीक है, क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब होगा कैसे? होगा क्या? आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहां पर, कहा जाएगा? ऑब्वियस है कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा, तो रहेगा क्या? सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज वाले रहेंगे। अब ये पॉजिटिव रहा ना, इतना पॉजिटिव पार्टी तो रहा। हालांकि हाइड्रोजन के लिए जो उसका कैनाल रेस बनेगा, हाइड्रोजन गैस के लिए जो कैनाल रेस बनेगा वो सिर्फ प्रोटॉन से बना रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या रहेगा? सिर्फ प्रोटॉन रहेगा। लेकिन बाकी सारे गैस के लिए अंदर न्यूट्रॉन्स भी तो रहेंगे, है ना, और आजू बाजू में और भी इलेक्ट्रॉन्स भी तो रहेंगे, है ना। तो क्या होगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पूरा पॉजिटिव पार्ट ही रहा है उसका, और ये पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? ये सीधा इस नेगेटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है। ठीक है। इट इज लाइक वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेस आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। सिर्फ हाइड्रोजन गैस के लिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, canal rays are made up of proton। अब ये एक्सेप्शनल बात है ना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही गैस ऐसा है जिसके कैनाल रेज जो है वो प्रोटॉन से बने हुए हैं, बाकी सिर्फ प्रोटॉन से बने हुए किसी भी गैस का कैनाल रेज नहीं होता। आंसर आएगा सिर्फ दैट इज फॉर द हाइड्रोजन, है ना। अब देखो ये जो पूरी स्टोरी हम जो पढ़ रहे हैं ये कब की है? बेसिकली एटम के बारे में स्टडी करने की शुरुआत हुई थी 1805 से, 1805 से। धीरे धीरे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ढूंढा गया, फिर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी होने के बाद प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई,
उनके चार्ज बाय मास की डिस्कवरी हुई, उसके मतलब कि मास के चार्ज की डिस्कवरी हुई। धीरे धीरे करते करते अब क्या हुआ, प्रोटॉन्स की जो ये डिटेल है वो कब तक मिली, ये ईयर अराउंड 1880 के तब, 1880 की बात है, ठीक है। यानी कि 1805 से शुरुआत हुई थी और 1880 तक क्या हुआ, तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई, उसके मास की डिस्कवरी हो गई, उसके चार्ज की डिस्कवरी हो गई और वहां पर कैनाल रेस की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज कितना रहेगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना रहेगा, तो जरा ध्यान से देखना। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो रहता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज है। और उसका मास कितना रहेगा, व्हाट विल बी द मास ऑफ द प्रोटॉन, तो मैं मास यानी कि mp लिख देता हूँ यहाँ पर। मास ऑफ प्रोटॉन है ना, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो हमने me लिखा था, क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन है, हम क्या लिख रहे हैं, mp लिख रहे हैं। तो वो कितना है 1.625 इंटू 10⁻1.625 क्या आएगा -25 kg, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी -27 kg आएगा, मेरी गलती हो गई, यस, ठीक है। ये किसका मास है, वो प्रोटॉन का। अब देखो इलेक्ट्रॉन के मास को और प्रोटॉन के मास को जब कंपेयर किया गया तो ये नोटिस किया गया कि प्रोटॉन का जो मास है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन से 100 मतलब कि इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स क्या है, 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी कि इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा भारी कौन हुआ, प्रोटॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा भारी कौन हुआ, तो वो प्रोटॉन हुआ। इज इट ओके? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब देखो एक एक बात को जरा ध्यान से सुनना। हम लोग ने क्या पढ़ा कि 1805 में एटम्स के बारे में ढूंढा गया। डेल्टन ने बताया कि भाई 5 तत्व की हम लोग बात कर रहे थे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट नहीं होते हैं। धीरे धीरे ये बात क्लियर हो गई कि हर एक एलिमेंट यूनिक रहता है और उसके खुद के एक एटम की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। और धीरे धीरे उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ये भी डिस्कवरी हुआ था कि भाई एटम जो है वो दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो एटम के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि कोई भी गैस हो, वो कैथोड रे की ट्यूब के अंदर या फिर उसके अंदर कोई भी मेटल हो, उसमें से निकलने वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे जिसका चार्ज नेगेटिव ही रहता है। तो इससे हमने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कैसा रहता है, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल रहता है, ओके। फिर हमने क्या किया, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को फाइंड किया। कैसे किया, उन्होंने वही वाले ट्यूब में यहाँ पर चेक किया कि कैथोड जो मतलब यहाँ पर कैथोड जो था टर्मिनल, उसको उन्होंने परफोरेटेड ले लिया यानी कि होल्स वाला, ताकि जो भी पार्टिकल उस पर टकराते वो सीधे उससे आर पार हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने चेक किया कि इलेक्ट्रॉन्स जब निकल के वहां पर कहाँ जा रहे हैं, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड के ऊपर, तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स जो रहता है यानी कि सॉरी पॉजिटिव आयंस जो रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कुछ पार्टिकल टकराए कैथोड की तरफ, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे चला, तो ये पार्टिकल यहाँ से निकलकर सीधा स्क्रीन के ऊपर टकराए। अब ये स्क्रीन की कौन सी है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो ZnS से बनी हुई है बच्चों। किससे बनी हुई है, ZnS। अब यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, गैस का प्रेशर लो लेना है और हमें यहाँ पर परफोरेटेड क्या लेना है, कैथोड लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, इसकी 4 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ से निकलने वाले जो पार्टिकल्स थे यानी कि जो कैनाल रेज है, एनोड रेज को क्या बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं। वो किससे बने रहते हैं, वो गैस से बने रहते हैं, है ना। गैस जब आयोनाइज होता है तो वो पॉजिटिव आयन बनते हैं क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर एनोड पे चले गए। तो अब क्या रहा, वहां पर सिर्फ पॉजिटिव आयन रहा, ठीक है ना। ये जो है ये आयन है, ये पॉजिटिव जो रे है वो किस पे डिपेंड है, तो वो गैस के नेचर पे डिपेंड है कि भाई कौन सा गैस, और उसका चार्ज बाय मास रेशियो जो है वो भी किस पे डिपेंड होता है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द गैस विच वी टेक, वो भी गैस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यस, और ये कहाँ कैसे रहते हैं, ये जो मतलब कि कैनाल रेज है जिसको हम लोग एनोड रेज भी बोलते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसे रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं। एक और चीज हमने इंपॉर्टेंट ये पढ़ी कि जो प्रोटॉन रहता है वो 1837 टाइम्स उसका मास ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उनके मास दिए हुए और चार्ज दिए हुए, और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो हाँ, अब आप इसको शांति से नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको वैसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले आप शांति से मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उसको एक एक बार क्विकली रीड कर लो। मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप क्या करोगे, तो आप इसको शांति से घर पे नोट्स बनाओगे,
है ना, यू विल मेक द नोट्स ऑफ इट. ओके, शांति से रीड कर लिया आप लोग ने. हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर बाद में नोट कर लेना, क्योंकि नोट करने में 5 से 6 मिनट आपके चले जाएंगे इसके. सो यू नोट इट आफ्टरवर्ड्स. राइट नाउ ओनली यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड इट वंस. आपको शायद कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन सॉल्व इट आउट. चलो, अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं. अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन की एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी कंप्लीट हुई. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग जाते हैं, एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले उस टाइम पर, यही 1880 के बाद आए, जिनका नाम था थॉमसन, जे थॉमसन. यस, जे थॉमसन. उन्होंने एटम के मॉडल को सजेस्ट कर दिया. यस, उन्होंने एटम के मॉडल को सजेस्ट कर दिया. तो उन्होंने एटम के मॉडल मतलब क्या बताया उन्होंने, वो हम देखेंगे. उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया था वो हम देखेंगे. ओके, जरा ध्यान से देखना इधर, पे अटेंशन हियर. अब देखो, जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था बाय जे थॉमसन. जरा ध्यान से देखना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं बेसिकली इसको. ये जो एटॉमिक मॉडल है वो थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर बेस्ड था. सब एटॉमिक पार्टिकल. अब जरा ध्यान से देखना, ये आपको पता है कि भाई एटम के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. बेसिकली अभी यहां तक की स्टोरी में न्यूट्रॉन्स अभी ढूंढा नहीं गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में पता है. अब उनका ये बताना था कि भाई पूरा एटम जो रहता है वो स्फेरिकल रहता है. कैसे रहता है, एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. और उसके अंदर क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, यानी कि हर जगह पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरा वो पॉजिटिव चार्ज वाले चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है और खचाखच भरा हुआ है. यानी कि मान लो कि ये बूंदी का लड्डू है, ठीक है, येलो बूंदी रहती है ना, उसका लड्डू है. उनका ये कहना था कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं. ये जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है आर एम्बेडेड. एम्बेडेड यानी कि मान लो आपने वो बूंदी का लड्डू देखा होगा, उनमें बीच बीच में कोई पिंक कलर की बूंदी भी रहती है. तो मान लो कि भाई येलो बूंदी जो है वो पूरे अपने प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. तो बीच बीच में वहां पर क्या देखा, उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स है वो बीच बीच में एम्बेडेड है, अंदर अंदर एम्बेडेड है. ठीक है, एम्बेडेड यानी कि अंदर फंसे हुए हैं. ठीक है, बीच बीच में एम्बेडेड है. और उस तरह से एम्बेडेड है कि भाई जितने भी अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि जितने अंदर इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव, उतने ही प्रोटॉन्स है, ताकि नेट चार्ज क्या बनेगा पूरे एटम का. तो पूरे एटम का, एटम इज इलेक्ट्रिकली कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ऐसा थॉमसन का कहना था. अब देखो, अगर ये पूरा पैक है तो इसके ऊपर अगर हम कोई भी पार्टिकल को इंसिडेंट करेंगे तो वो हिट बैक होना चाहिए. यूं समझे आप, मैंने पार्टिकल को हिट किया तो क्या हुआ, रिबाउंड हुआ. तो अगर ये पूरा एटम पैक्ड है तो ये कैसा रहेगा, तो कोई भी पार्टिकल उसके ऊपर जब इंसिडेंट होंगे तो क्या होगा, वो हिट बैक होगा, यानी कि रिबाउंस होगा. तो यहां पर एक और बात साइंटिस्ट का कहना था, थॉमसन का, कि ये जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्लम पुडिंग, या फिर वी कैन टेक इट एज अ वाटरमेलन पुडिंग. क्या बोलेंगे, वाटरमेलन पुडिंग. यानी कि आप समझ लो कि आपके पास कोई भी एक वाटरमेलन है. अगर आप वाटरमेलन को कट करते हो तो क्या बीच में कोई जगह खाली रहती है, एम्प्टी रहती है? नहीं ना, वो पूरा पैक्ड रहता है ना, उसमें एक छोटी सी पार्ट खाली नहीं रहता. सेम वे एटम जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है.
अब वो जो रेड वाला पार्ट है वाटरमेलन के अंदर, थोड़ा इमेजिन करते रहना, वाटरमेलन के अंदर के पार्ट में जो पूरा रेड वाला पार्ट है वो समझ लो आप पूरे पूरे के पूरे वहां पर जो भी है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है। और अंदर जो सीड्स है ब्लैक कलर के, जो सीड रहते हैं ब्राउनिश ब्लैक कलर के, वो क्या कहे, वो यहाँ पर प्रोटॉन्स है समझ लो, ठीक है। या फिर आप समझ लो कि पूरा जो रेड रेड वाला पार्ट है, जो पडिंग पार्ट है, वो क्या है, प्रोटॉन्स है। और बीच में जो ब्लैकिश कलर के थोड़े थोड़े जो है, ठीक है ना, पार्टिकल सीड्स, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। समझे कि नहीं? यानी कि पूरा वाटरमेलन पैक्ड है और उसके अंदर क्या है, सीड्स एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरह से एटम के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, ऐसा थॉमसन का कहना था, ठीक है। यानी कि पहली बार किसी साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर को वहां पर सजेस्ट किया था और वो था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने पहली बार एटॉमिक मॉडल को क्या किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल के हेल्प से स्ट्रक्चर बनाकर सजेस्ट किया था। और उनका कहना था कि वो स्फेरिकल रहता है एटम, और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर एम्बेडेड रहेंगे, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्लम पडिंग या वाटरमेलन पडिंग की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट को ऑब्वियस है कि भाई कोई कुछ जब बात बताता है तो हमें शंका तो होती है, डाउट तो होता है। और क्योंकि हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें ये भी होता है कि भाई कैसे, हाउ, अगर ऐसा है तो हाउ, और क्यों, व्हाई, एंड प्रूव इट, ये भी तो हमें होता है ना। तो किसी साइंटिस्ट को ऐसा हुआ था कि भाई अगर ये ऐसा है तो क्यों ना इसके स्ट्रक्चर को टेस्ट किया जाए, ट्राई किया जाए, चेक किया जाए कि ये ऐसा ही है। तो उनको टेस्ट करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट प्लांट किया, और वो साइंटिस्ट क्या थे, कैसे थे, क्या हुआ था, वो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक हम इसको सस्पेंस रखते हैं ताकि आपको लेक्चर में मज़ा चलता रहे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चों, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करना अच्छी तरह से, जहाँ पर भी क्वेरी है उसको एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप लोग शांति से उसको एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, आपको जितनी बार देखना है देख सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आ गए और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। आप लोग ने 9th में पढ़ा उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर बनने वाला है। तो चलिए आगे जाकर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सस्पेंस खोलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर रखा है ताकि आपको किसी को लिखना हो, समझना हो तो समझ सकते हो। मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूँ, एक बार रीड करके आप समझ भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।